हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। हर मुल्क, हर इलाके के रहने वाले लोग अपने अपने सकाफती कल्चर के दिलदादा होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोग अपनी अपनी सकाफत के मुताबिक अपने अपने त्योहारों की खुशियां मनाते हैं, मगर पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में इन रस्मों और कल्चर के नाम पर ऐसे ऐसे शर्मनाक काम किए जाते हैं जिनको देखकर कोई भी इंसान शर्मिंदा हुए बगैर नहीं रहता। जाहिलाना रस्मों रिवाज ऐसे इलाकों के लोगों की सिर्फ एक खुद साख्ता पैदावार होती है। इसका मजहब या सकाफत से कोई लेन देन नहीं होता, मगर फिर भी एक लड़की को ये सब करने पर इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो इन रस्मों को निभाए बगैर सुकून का सांस नहीं ले सकती। मगर बाद में यही सुकून उसके लिए जानलेवा साबित होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी रुखसती के हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। मैं लाउंज में बैठी हुई थी। बहुत सारी खवातीन मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई थी, मुझसे खुश होकर गुफ्तगू कर रही थी। इन लोगों के लहजे में बहुत तजस्सुस बोल रहा था। इन लोगों ने आज तक शहर की लड़की से बात नहीं की थी। यहाँ गुजरात के लोग बहुत ज्यादा सादा थे और यही हाल मेरा भी था। मैंने गुजरात के लोगों से बातचीत नहीं की थी, इसलिए मैं भी इन लोगों की बातें और इन लोगों की होती हुई तमाम रस्में बहुत इश्तियाक भरी निगाहों से देख रही थी। सब बहुत खुश इखलाकी से मेरे साथ मिल रहे थे। मेरे शौहर भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। सारी खवातीन की तवज्जो हम दोनों पर ही मबसूल थी। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई हमें एक दूसरे से छेड़ रहा था, जिसको सुनकर मैं लाल पीली हो रही थी, जबकि मेरे शौहर सबसे बहुत खुश इखलाक तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं काफी देर से नोट कर रही थी कि मेरी सास नंद कुछ कर रही हैं। मेरी निगाहें इन लोगों की जानिब थीं। वो लोग बहुत मगन से अंदाज में कुछ कर रहे थे। मेरी सास थोड़ी देर बाद हम दोनों के करीब आई और इन तमाम खवातीन को कहा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि हमें अब रस्म अदा करनी है। मैं यकदम ही इनकी जानिब मतवज्जो हो गई, क्योंकि मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन सी रस्म है जिसके लिए सबको पीछे किया जा रहा है। मुझे बहुत इश्तियाक हुआ और मैं तजस्सुस से भी ये सब होते देखने का बड़ी बेताबी से आगे क्या होता है देखने लगी। और चंद मिनट में ही एक रस्म होना शुरू हो गई थी। मैं बहुत खुश होकर ये सब कुछ देख रही थी। मैं शहर की रहने वाली और यहाँ गुजरात आकर मेरी आंखें चमक उठी थी। यहाँ का माहौल शहर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे, एक दूसरे से खुल मिल जाने वाले थे। मैं देख रही थी एक रस्म का एहतमाम बहुत खूबसूरत अंदाज में किया जा रहा था। मेरी आंखें चमक उठी थी। एक थाल में बहुत खूबसूरत से पान सजाए हुए थे और सब औरतें इर्द गिर्द उसके बैठी हुई थी। मैं भी आंखें बड़ी बड़ी करके इनको ये सब करता देख रही थी। वैसे तो मेरे चेहरे पर एक जाली नुमा दुपट्टा डाला हुआ था, लेकिन मुझे इस घूंघट की आड़ में भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक मेरी नंदे, मेरी देवरानियां, मेरी जेठानियां और मेरी सास मिलकर इसकी सजावट करती रही और मुझसे बातें भी करती रही। सब हंसी मजाक कर रहे थे और मैं भी इनकी हंसी मजाक में हल्का फुल्का शरीक हो रही थी, लेकिन मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। पहले दिन की दुल्हन थी तो झिझक तो होती ही है। मुझे अपना आप बहुत फील हो रहा था। बाज़ औक़ात दुल्हन ने बहुत खौफज़दा होती हैं, इस वक्त घबराहट का शिकार होती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे शौहर मेरे बराबर में ही मौजूद थे और वो मुझे बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे, जिसको महसूस करके मैं अंदर ही अंदर झींप रही थी। थोड़ी देर में सारे मर्द जो मर्दान खाने में बैठे हुए थे अंदर आने लगे। शायद किसी को बुलवाना था किसी ने। इन लोगों ने को जो ये रस्म एक थी जिसको सब मर्दों ने ही पूरा करना था। सब आकर लाइन से बैठ गए। मैं भी बहुत इश्तियाक से सब कुछ देखने लगी थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया नया था। क्योंकि मैं गुजराती नहीं थी, मैं पंजाब साइड से रहने वाली थी। एक लड़की थी, मुझे यहाँ की किसी भी रस्म के बारे में पता नहीं था। मेरी पसंद की शादी हो रही थी, जिसके बायस बहुत ज्यादा मैं खुश थी। ये तो हकीकत है, जब इंसान को अपना पसंदीदा साथी मिल जाता है तो उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही होती, और यही हाल मेरा भी था। लेकिन ये रस्म मेरे लिए बिल्कुल एक नई सी थी। एक थाल में बहुत खूबसूरत अंदाज में पान सजाए हुए थे और बहुत सारे मर्द जो शादीशुदा थे वो लाइन से बैठे हुए थे, और इन्हीं में से एक मेरे शौहर भी बैठे हुए थे। मुझे अंदाजा हो रहा था जिस तरीके से ये मेरे शौहर हर चीज में हिस्सा ले रहे थे, इन्हें सारी रस्मों का पता है और ये वाली रस्म के बारे में महसूस हो रहा था इस बारे में कुछ ज्यादा ही मालूमात है।
क्योंकि वो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। इनके चेहरे से भी इनकी खुशी किसी तौर भी छुपाई नहीं छुप रही थी। इनके लिए भी ये शादी बहुत अहम थी, क्योंकि इनकी भी तो पसंद की शादी हुई थी। इसलिए इनकी खुशी भी चेहरे से ही मालूम हो रही थी। थोड़ी देर में रस्म का आगाज किया गया और सबसे पहले मेरी सास ने मुझे कहा कि पान उठाकर अपने शौहर की जानिब बढ़ाओ। मैंने इनकी बात मुकम्मल करते हुए उन पर अमल किया और ऐसा ही किया। लेकिन जब मैं इनको ये पान देने लगी थी तो मेरे हाथ यकदम कांप से गए थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत मुंतशिर हो रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने शौहर की जानिब वो पान बढ़ाया तो उन्होंने झुककर वो पान अपने मुंह में रख लिया। मेरे ऐसे करने की देर थी, सबने एक शोर मचाया था और बहुत तेज तेज तालियां भी बजी थी। मैं झीम कर यकदम पीछे हो गई थी। ऐसे ही सारी खवातीन एक एक करके अपने शौहरों को पान खिलाने लगी थी। मुझे ये रस्म बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई सी रस्म थी और अगली बारी थी मेरे शौहर की मुझे पान खिलाता वो। और जब मेरे शौहर मुझे पान खिलाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और मैंने उनसे कहा, मैं पान नहीं खाती। मुझे पान का जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे पान से सख्त एलर्जी है। मैंने तो आराम से ये बात कही थी, लेकिन मैंने देखा था सबके चेहरों के रंग उड़ गए थे। मेरे शौहर का भी मूड सख्त खराब हो गया तो उसने हाथ नीचे कर लिया था। तब मेरी सास बोली, बेटा कुछ नहीं होता, तुम एक छोटा सा टुकड़ा खा लो, ये रस्म है, रस्म तो निभानी है ना। मैंने उनसे कहा कि आप नहीं समझ सकती, मुझे इससे बहुत एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा इतना कहना था कि सब आपस में चैमगोइयां करने लगे। सबके अजीब रवैये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी सी बात को क्यों इतना इशू बनाया जा रहा है। मतलब अगर मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो फिर भी मैं रस्म निभाने की खातिर पान खा लेती और अपनी शादी की पहली रात ही बर्बाद कर देती। अजीब लोग थे। मैंने अपने शौहर को तो पान खिला दिया था, तो क्या वो काफी नहीं था? सबको जैसे सांप सूंघ गया था। सबके मुंह एकदम से उतर गए थे। थोड़ी देर पहले जो सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, उनका यूं इस तरह अचानक खामोश हो जाना मुझे खटक रहा था। मैं नई नई दुल्हन थी, मुझे इनके रवैयों से बहुत परेशानी हो रही थी और इसलिए मजबूरन मैंने शौहर को कहा, ठीक है आप मुझे पान खिला दे। तब मैंने देखा सबके मूड सही हो गए। सब एकदम से हूटिंग करने लगे, लेकिन मैंने नोट किया कि मेरे शौहर का मूड सख्त खराब हो गया था। उन्होंने पान उठाकर मुझे खिला तो दिया था, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। इन्हें जिस चेहरे से और जिन आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था, वो अचानक से सर्द महरी में बदल गया था और ये सब देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। हालांकि मैंने अपने शौहर की खातिर और अपने घर वालों का दिल रखने की खातिर पान खा लिया था। मुझे मालूम था मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन पहले ही दिन सबका मूड खराब पे खराब मुझसे होता गया। इससे बेहतर था कि मेरी तबीयत ही खराब हो जाती, क्योंकि मैं लाख इन लोगों को समझाती, मेरी कोई बात नहीं समझता। सब लोग यही कहते कि इसको हमारे रस्मों रिवाज से एतराज है और इसीलिए बहाने बना रही है। पान खाने के बाद मुझे अपनी तबीयत की खराबी से बहुत डर लग रहा था। मैंने दूध पिलाई, जूता छुपाई, खीर में हाथ डालने वाली सारी रस्मों के बारे में सुना था, लेकिन ये पान खिलाना मेरे लिए बिल्कुल नई सी रस्म थी। थोड़ी बाकी रसूमात के बाद मेरी नंद मुझे कमरे में ले आई। कमरे में मेरी नंद मुझे बहुत सलीके से बिठाकर कमरे से जाने लगी थी, लेकिन मैंने उसको आवाज दी तो उसने पलटकर मेरी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैंने उसे जाते जाते यकदम पूछा कि मेरी उम्र हम उम्र ही हो तुम? इसीलिए मैं बेतकल्लुफ होकर उसे कहने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये रस्म किस लिए की गई थी? पान वाली। मैंने सारी रस्मों के बारे में सुना है, लेकिन इस बारे में नहीं सुना। क्या तुम मुझे बता सकती हो इसकी डिटेल? मेरी नंद भी शादीशुदा थी। उसने मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुराहट उछाली और मेरे पास बैठते हुए मुझे तफसील बताने लगी। जैसे जैसे वो मुझे इस तफसील का बता रही थी, मेरे तो आसान खता हो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा भी इन लोगों के यहाँ होता है। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। वो तो कहने लगी, यहाँ पर यही सब कुछ होता है। लेकिन मैं झुंझलाते हुए बोली, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस बात की क्या तुक बनती है? तो वो कहने लगी कि भाभी आप नहीं जानती इस बारे में। और जैसे ही उसने मुझे मजीद बताया, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो तो मैं और मेरे शौहर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। वो एक गुजराती थे और इनका रहन सहन भी बिल्कुल गुजरातियों जैसा ही था। इनके बात करने का अंदाज भी गुजरातियों जैसा ही था। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई थी, इनके अंदाज। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दूर से ही देखते थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई पहल कर दे। लेकिन हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात एक जैसे ही थे। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद इनके पास जाऊं और अपने दिल के बारे में इन्हें बताऊं कि मैं इनको पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मुझ में हिम्मत ना थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियां ये काम सब करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन आज के दौर में लोग इस चीज को तरजीह नहीं देते। मेरा पहल नहीं करने का एक रीजन ये भी था कि इनका रहन सहन, इनका तरीका रहने का और जिस तरीके के वो इंसान थे,
मुझ में हिम्मत ना थी कि मैं सामने जाकर इनसे ये बात करूं। मेरा दिल कहता था, अगर मैं इनसे ये बात करूंगी तो वो मुझे इस अच्छी लड़की नहीं समझेंगे। वो समझेंगे मैं बहुत बोल्ड हूँ, और यही बात सोचकर मैं हमेशा खामोशी से चुप हो जाती थी और कभी भी इनकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाती थी। और मुझे बाद में ये बात मालूम हुई थी कि मेरे शौहर भी यही चाहते थे कि पहले मैं आ जाऊं, क्योंकि उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पास आकर इस किस्म की बात करें, क्योंकि आज तक उनके खानदान में ऐसा कभी भी किसी लड़के ने नहीं किया था। इन लोगों के खानदान में इस चीज को बहुत मायूब समझा जाता था। इस वजह से हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जिस बात के बारे में नहीं बता पाता था। हम दोनों में एक चीज मुश्तरका ये थी कि हम दोनों की एक दोस्त बिल्कुल सेम थी। वो अंदर ही अंदर खूब हंसती थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी एक बात ये बोल नहीं पा रहा है। वो अक्सर औकात मुझसे ये कहती थी, अगर तुम ये बात नहीं कर पाती हो तो मैं क्या बोल दूं। लेकिन मैं उसे हमेशा खामोश करवा देती थी कि कोई जरूरत नहीं है इन्हें कुछ भी बताने की। वो मेरे बारे में भला क्या सोचेंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। और यही हाल मेरे शौहर का भी था। मेरी दोस्त अक्सर औकात मेरे शौहर से भी यही बात कहती थी कि अगर तुम कहते हो तो तुम्हारा ये मैसेज मैं पहुंचा देती हूँ। लेकिन वो भी इसे खामोश यही कहकर करवा देते थे कि तुम चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, भला वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम दोनों की ये बात बिल्कुल मुश्तरका थी। बाद में जब हमें पता चला तो हम दोनों खूब हंसते थे। वक्त गुजरता गया और हम यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में आ गए, लेकिन हम दोनों से किसी से भी इतनी हिम्मत तक ना हो सकी कि हम दोनों एक दूसरे को बता पाए। लेकिन हमारी दोस्त ने कुछ दिनों बाद ही हम दोनों की दोस्ती करवाने की ठान ली थी, और उसने हम दोनों की आपस में मुतारफ करवा दिया। पहले पहल तो मैंने अपनी दोस्त को खूब मना किया कि मैं इससे मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे खामोश करवा दिया और मेरी मुलाकात इनसे करवा दी। और थोड़े ही दिनों में हम दोनों में काफी से ज्यादा दोस्ती हो गई। दिली जज्बात होने की वजह से हम दोनों ही एक दूसरे की बहुत कदर करने लगे। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, एक दूसरे की छोटी से छोटी बात भी बताने लगे, एक दूसरे की हर बात को याद रखने लगे। चंद दिनों में ही हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब हम दोनों रोज मिलने लगे। एक दूसरे के अपने दिली जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे थे। आपस में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। वक्त गुजरता गया और हम यूनिवर्सिटी के चौथे साल में आ गए थे। चौथे साल में हम दोनों की दोस्ती मजीद गहरी होती गई, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल के जज्बात के बारे में नहीं बता पाए। लेकिन अब हम दोनों की बस हो चुकी थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे यूनिवर्सिटी का चौथा साल खत्म होते ही हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वो गुजरात चला जाएगा और मैं यहीं पंजाब में रह जाऊंगी। उसने एक दिन मुझे कैफे में बुलाया और घबराते हुए सारी बातें बताने लगा कि मैं आपको पहले साल से देख रहा हूँ। इसके लहजे में घबराहट का अंसर मौजूद था। लहजा ही लड़खड़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी बोलने से रुका नहीं था, क्योंकि वो जानता था अगर वो आज नहीं बोल पाया तो वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही चाहती थी कि वो आज जो भी उसके दिल में है बोल दे। वो घबराते हुए बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप कुछ भी कहने से कासिर था। मैं डरता था कहीं मैं आपको खो ना दूं, कहीं आप यूनिवर्सिटी आना ही ना छोड़ दें, जिसके बायस मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था। हमारे खानदान में किसी भी लड़के ने ये कदम नहीं उठाया, इसलिए मैं भी ये नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ अगर आज मैंने ये कदम नहीं उठाया तो वाकई मैं कुछ दिनों में आपको खो दूंगा। लेकिन आज मेरा दिल कहता है कि आप मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे, मेरे इजहार को कबूल कर लेंगे, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगी। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मैं उनकी बातों को सर झुकाकर सुन रही थी। मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ रही थी। मैंने निगाहें उठाकर उनकी जानिब देखा और कहा, यूनिवर्सिटी के पहले साल से मेरे भी दिल में आपके लिए यही जज्बात है, लेकिन मैं भी आपको ये बातें नहीं कह पाती थी, क्योंकि हमारे खानदान में भी आज तक किसी लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर किसी ने किया भी है तो शुरुआत हमेशा लड़कों की जानिब से ही हुई है। अगर आप मेरे लिए सीरियस हैं तो पढ़ाई मुकम्मल होते ही अपने खानदान वालों को लेकर हमारे घर रिश्ते के लिए आ जाएं। मेरी तरफ से आपको हाँ है। वो मेरी रजामंदी मिलते ही बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन अपने घर के पहली मुझे उन बात की तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर इनके बार बार मनाने पर हाँ कर दी, क्योंकि इनके लिए भी इनकी औलाद बेहद जरूरी थी। हमारा यूनी का जैसे चौथा साल खत्म हुआ वो अपने घर वालों को लेकर हमारे घर आए और मेरी अम्मी से रिश्ते की बात की। पहले पहल तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो मुझे गुजरात भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी खामोशी और पसंद को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया था और बुझे दिल से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। कुछ टाइम तक हमारा रिश्ता रहा और इसके बाद धूमधाम से मेरी शादी इनके साथ हो गई। इनके यहाँ की रस्में बहुत मुख्तलिफ थी। इन लोगों ने बहुत अलेक्स और सलेब के साथ ही शादी की थी और बहुत एहतराम और मोहब्बत के साथ ब्याह कर ले गए थे मुझे। वहां पर इस्तकबाल मेरा बहुत खूबसूरत अंदाज में किया गया था और पान वाली रस्म का आगाज किया गया था। जैसे जैसे सबने पान वाली रस्म में बहुत खुश होते हुए इस रस्म को देख रही थी,
सबसे खूबसूरत अंदाज मुझे ये लगा था कि सब बीवियां अपने शौहरों को अपने हाथ से पान खिला रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल कुछ नया सा था। जब मेरी नंद मुझे कमरे में बिठा कर गई और जब उसने मुझे ये दरियाफ्त किया कि ये रस्म किस चीज़ के लिए और क्यों की जाती है, तो उसने मुझे बताया कि रस्म हमेशा हमारे यहाँ जोड़े ही करते हैं और इस रस्म को हमेशा बीवियाँ शुरू करती हैं और मर्द मुकम्मल करते हैं। और जो जोड़े रस्म ये करते हैं, वो ताउम्र एक साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं और एक-दूसरे से पहले दिन जैसा ही प्यार करते हैं और एक-दूसरे के बेहद क्लोज़ हो जाते हैं। और ख़ास करके जो बीवियाँ अपने शौहर को सौंफ वाला पान अपने हाथ से खिलाती हैं, उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। वो बिल्कुल एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। उनका मर्द हमेशा उनसे बहुत प्यार करता है और उनमें बहुत ताकत और हिम्मत रहती है। और इनकी ये वाली बात सुन के बिल्कुल शर्म से मैं लाल हो गई थी। मेरी आँखें हया के मारे झुक गई थी। वो मुझे छेड़ते हुए बोली, "भाभी, आज तो आप बहुत आपको ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की।" और वो बोलकर हँसते हुए बाहर निकल गई और हँसते हुए निकलने के बाद फ़ौरन ही मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए थे। मुझे देखकर उनका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था और दरवाज़े की कुंडी लगाकर मेरी जानिब खड़े। इनके एक-एक कदम मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रहे थे और अंदर ही अंदर मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने इनके तासुरात देख लिए थे। एक छोटी-सी बात को लेकर उन्होंने अपनी पहली शादी की रात खराब कर दी थी। मुझे इनसे उम्मीद इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे नहीं लगा था वो पढ़े-लिखे इंसान हैं। वो मेरे साथ पास आकर खामोशी से बैठ गए। उन्होंने मेरी बात हाथों में अंगूठी पहना दी, लेकिन उनके चेहरे और उनके लहजे में बहुत मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे नाराज़ हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन सबके सामने तुमने मेरी बेइज़्ज़ती करवा दी। तुमने यूँ मेरा हाथ झटक दिया था। अगर तुम मेरी खातिर पान खा लेती, एक दिन तो तुमको एलर्जी होती, अगले दिन तुम ठीक हो जाती। कम से कम इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज़्ज़ती तो नहीं होती कि शादी के पहले दिन ही दुल्हन ने शौहर का हाथ झटक कर रख दिया। हालाँकि बाद में तुमने वो पान खाया, लेकिन तुम्हारी वजह से सबके सामने मुझे सुक्की महसूस हुई। अपने दूल्हे के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। इतनी सी छोटी-सी बात पर इतना इश्यू बनाकर मेरा शौहर शादी की पहली रात ही मुझसे बहस करने शुरू हो गया। हालाँकि हम लोगों ने कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार किया था। मैंने अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपने शौहर से माफ़ी माँगी। मेरा दिल बिल्कुल बुझ के रह गया था। मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था। वो रात मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो रात मेरी ज़िंदगी की अहम तरीन रात थी, जो इस फ़ज़ूल रस्म की नज़र हो गई थी। मुझे ये रस्म बिल्कुल बेमायनी लगी थी, क्योंकि इस रस्म का कोई सर-पैर मुझे नज़र नहीं आया था। इन लोगों की यहाँ की एक आन थी, जो ये लोग बहुत मान से मनाते थे। यहाँ पर अगर ये सब होता है, तो मैंने ज़रा भी इस चीज़ पर नाक मुँह नहीं चढ़ाया था, बल्कि बहुत खुश इखलाक तरीके से इन सब के साथ मिलकर इस रस्म को मुकम्मल तौर पर मनाया था, क्योंकि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। और औरत होती तो वो है जो अपने शौहर के लिए कुछ भी कर गुजरती है, और मेरे शौहर के लिए तो ये एक रस्म छोटी सी थी, लेकिन मैं इस रस्म के बारे में सुनकर बहुत दंग हुई थी, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई रस्म थी। मेरी माफ़ी मांगने पर मेरे शौहर का मूड कुछ हद तक बहाल हो गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अच्छा लगा, तो फिर अपनी गलती तस्लीम तुमने कर ली है। और अब वो मेरे ऊपर अपनी प्यार निछावर कर रहे थे, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है शादी करके। पहली रात ही सब कुछ यकसर बदल गया था और अब न जाने आगे क्या-क्या होना था। मैं जिस जोश और वलवले से खुश होके इनके रस्मों रिवाज देख रही थी, वो सारा जोश वलवला झाग की तरह बैठ गया था और अब मुझे इनकी रस्म रिवाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर शादी की पहली रात मैंने ये सब बात सीख ली थी कि लड़कियों को अपने गुस्से, जज़्बात और सारी चीज़ें शादी के अंदर ही दबाना पड़ती हैं। वो चेहरे पर अयां करने के लिए नहीं होती। अभी रात के 3 ही बजे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। बेचैन होकर मैं जाके उठ गई और सारे जिस्म में ख़ारिश महसूस हो रही थी। मेरे सारे जिस्म में लाल धब्बे पड़ गए थे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरा शौहर जो गहरी नींद सो रहा था, मैंने उसे झंझोड़ कर जगा दिया और मेरे चेहरे पर भी लाल धब्बे बन गए थे। ये सब देखकर मेरा शौहर हैरान हो गया। उन्होंने देखकर कहा कि तुमको क्या हुआ है? तो मैंने उनसे कहा कि इसीलिए मैं पान नहीं खा रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पान से एलर्जी है, लेकिन मैंने किसी भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी हालत देखकर मेरा शौहर सख्त शर्मिंदा हुआ। हमेशा जैसे जब मुझे किसी चीज़ से एलर्जी होती थी तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज पहली बार एलर्जी की वजह से मैं खुश थी, ताकि मेरे शौहर को एहसास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी तबीयत वाक़ई में ख़राब होती थी। मेरी दादी को पान खाने का बहुत शौक था। वो हर वक़्त पान खाती रहती थी। उनके देखा-देखी मैं भी पान खाती थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरे घर वालों को मालूम नहीं हो पा रहा था कि किस वजह से मुझे सारे जिस्म में एलर्जी फैल जाती है। डॉक्टर ने इनको कहा था कि कोई ऐसी चीज़ जिसको खाने से इनको एलर्जी होती है। एक दिन मेरे बाबा ने मुझे दादी के साथ पान खाते हुए देखा और उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे एलर्जी हो गई थी। तब मेरे घर वाले समझ गए थे कि पान खाने से एलर्जी है। मेरा शौहर मुझे रात को डॉक्टर के पास लेकर गया। सब घर वाले उठ गए थे। सब मेरी वजह से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात को अहमियत नहीं दी थी कि पान खाने से मुझे एलर्जी हुई थी।
सब लोगों का यही कहना था कि तुम्हें नज़र लग गई है। मेरी नज़र उतारी जा रही थी। मेरी सास बार बार बोल रही थी, मेरी बहू को नज़र लग गई है, और मेरी हैरत से इन सब की तरफ नज़र देख रही थी। मतलब ये लोग ऐसे थे, इनको हर हाल में अपनी रस्में निभानी थी और इनको अपने रस्मों रिवाज से बहुत मोहब्बत थी। किसी भी सूरत वो अपने रस्मों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब देखकर मैं भी चुप की चादर ओढ़ चुकी थी, सिवाय मेरे शौहर के, और किसी ने भी इस बात को अहमियत नहीं दी थी। मेरा शौहर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वाकई मुझे एलर्जी थी और इसीलिए मैं पान खाने से मना किया था। पता नहीं लोग बेकार सी रस्मों के पीछे इतना पागल क्यों हो जाते हैं। ये ख्याल तक नहीं करते कि इसके सामने वाले की जिस्मानी ज़हनी सेहत पर कैसा असर पड़ेगा। वो तो बस चाहते हैं कि इनकी ये रस्म तकमील को पहुंचे, और वो ये सब शऊर की कमी की वजह से करते हैं, क्योंकि जहालत हमारे माशरे में आग की तरह फैल जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी किसी से दबकर ना रहें। जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे सीधे लफ्ज़ों में जवाब देना सीखें। ऐसी रस्मों के खात्मे के लिए अहले इल्म को मिलकर काम करना चाहिए।